वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग करंट नेटवर्क दैट इज कॉल्ड एसी नेटवर्क। क्लियर है? इसके लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा सप्लाई। जो सप्लाई होती है वो दो टाइप की होती है, पहला डीसी सप्लाई और दूसरा एसी सप्लाई। डीसी सप्लाई और दूसरा एसी सप्लाई। जो डीसी सप्लाई होती है वो हमको बैटरी और डीसी जनरेटर से मिलती है, और जो एसी सप्लाई होती है ये फिर दो टाइप में हम क्लासिफाइड करते हैं। पहला सिंगल फेज एसी सप्लाई और दूसरा 3 फेज एसी सप्लाई। तो सप्लाई दो टाइप की होती है, डीसी सप्लाई, एसी सप्लाई। एसी सप्लाई को फिर हम दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं, सिंगल फेज एसी सप्लाई और 3 फेज एसी सप्लाई। जो डीसी सप्लाई है ये हमको बैटरी और डीसी जनरेटर से मिलती है। सिंगल फेज एसी सप्लाई जो हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेज हैं, पंखा, ट्यूबलाइट, फ्रिज, कूलर, एसी, सब सिंगल फेज एसी से चल रहे हैं। और जो हमारे पास घर के सामने जो ट्रांसफार्मर होता है वहाँ पे जो सप्लाई होती है वो 3 फेज एसी होती है। क्लियर है? डीसी सप्लाई, इसका फुल फॉर्म है डायरेक्ट करंट सप्लाई। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, टाइम और मैग्नीट्यूड के बीच क्लियर। T इज इक्वल टू 0 वो टाइम होगा जिसमें मैं स्विच को क्या करूंगा, ऑन करूंगा। मान लो 100 वोल्ट का डीसी है, 100 वोल्ट का डीसी है। T इज इक्वल टू 0 पे मैं स्विच को ऑन किया, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा 100 वोल्ट का डीसी बनेगा, ये 100 वोल्ट का डीसी बनेगा, और ये थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट बना रहेगा, थ्रू आउट द टाइम कांस्टेंट बना रहेगा। और जब मैं स्विच को बंद करूंगा तो ये वोल्टेज क्या होगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? एसी सप्लाई देखेंगे तो एसी की कहानी थोड़ी अलग टाइप की है। यहाँ पर भी हम टाइम एक्स एक्सिस में ले लेते हैं और वाई एक्सिस में मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। T इज इक्वल टू 0 वो टाइम जिसमें हम स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। T इज इक्वल टू 0 वो टाइम जिसमें हम स्विच को क्या करते हैं, ऑन करते हैं। T इज इक्वल टू 0 पे जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगा सिंगल फेज एसी में पहले क्या होगा, ये आइदर वोल्टेज और करंट कुछ भी हो सकता है, ये आइदर वोल्टेज या करंट कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो T इज इक्वल टू 0 पे जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा, मान लो वोल्टेज है तो वोल्टेज पहले बढ़ना चालू होगा, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम पे जाएगा और फिर घट के 0 हो जाएगा। फिर ये बढ़ना चालू होगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, और जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में गया उतना ही निगेटिव डायरेक्शन में जाएगा, और फिर घट के क्या हो जाएगा, 0, और ये पाथ फिर रिपीट होने लग जाएगा। तो डीसी सप्लाई ऐसी और एसी सप्लाई ऐसी होगी। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान देंगे, T इज इक्वल टू 0 पे एसी सप्लाई में मैं स्विच को ऑन किया, जैसे ही मैं स्विच को ऑन किया वोल्टेज बढ़ना चालू हुआ, मैक्सिमम तक गया, घट के 0 हुआ, फिर बढ़ना चालू हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, और जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में गया उतनी निगेटिव डायरेक्शन में गया, और फिर घट के क्या हो गया, 0, फिर वही पाथ रिपीट होने लगा। तो यहाँ से यहाँ तक को हम एक साइकिल बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक को हम क्या बोलेंगे, एक साइकिल बोलेंगे। एक साइकिल को कंप्लीट करने में लगने वाले समय को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड को T से दिखाते हैं, और 1/T क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी f। हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो है 50 हर्ट्ज। हमारे घर में जो फ्रीक्वेंसी आती है सप्लाई वो है 50 हर्ट्ज, मतलब 50 साइकिल पर सेकेंड। क्लियर है? ये फ्रीक्वेंसी अपने इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार 50 हर्ट्ज है, अमेरिका में कितना है, 60 हर्ट्ज है। अलग अलग कंट्री में अलग अलग वहाँ के एटमॉस्फेयर और बाकी ज्योमेट्रिकल कंडीशन को देखते हुए फ्रीक्वेंसी उस देश पे डिसाइड होता है। हमारे इंडिया में जो डिसाइडेड है फॉर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन के लिए वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज है। क्लियर है? यहाँ पर डीसी में थोड़ा ध्यान से देखेंगे, T इज इक्वल टू 0 पे मैं स्विच को ऑन किया,
ये 100 वोल्ट का डीसी था तो 100 वोल्ट बना। ये थ्रू आउट द टाइम ये वोल्टेज क्या रहा, कांस्टेंट रहा। और जब मैं इनफाइनाइट समय बाद जब स्विच को बंद किया तो ये क्या होगा, 0। तो इसका फॉर डीसी के लिए जो टाइम पीरियड t होगा वो इनफाइनाइट होगा। तो डीसी की जो फ्रीक्वेंसी होगी f वो 1/t दैट इज 1/इनफाइनाइट दैट इज क्या होगी, 0। तो डीसी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 0, और एसी की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है। क्लियर है। जैसे अपने इंडिया में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन के लिए इंडियन गवर्नमेंट में कितना रखा है, 50 हर्ट्ज रखा है। क्लियर है। अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपन को देखना है, जनरेटर। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब किसी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम घुमाते हैं तो उस कंडक्टर में एक ईएमएफ जनरेट होता है। सो ध्यान रखेंगे, जनरेटर क्या जनरेट करता है, वोल्टेज जनरेट करता है, जिसको हम ईएमएफ बोल देते हैं। क्लियर है। अपने इलेक्ट्रिकल में हर वो चीज़ जो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करती है, पंखा, ट्यूबलाइट, फ्रिज, कूलर, एसी, मोटर, जो इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम करती है उसको हम लोड बोलते हैं। लोड क्या करती है, लोड करंट लेती है। लोड अपने पावर के रिक्वायरमेंट के अनुसार से करंट लेती है, और ये वोल्टेज और करंट मिलके क्या बनता है, पावर P बनता है। P = V × I बोलता है। क्लियर है। अगर एक डीसी जनरेटर है तो वो डीसी वोल्टेज जनरेट करेगा। डीसी वोल्टेज से डीसी करंट प्रोड्यूस होगी, और डीसी वोल्टेज और डीसी करंट मिलके डीसी पावर बनाएगा। और अगर कोई एसी जनरेटर है तो एसी जनरेटर एसी वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा। एसी वोल्टेज से एसी करंट जनरेट होगी, और एसी वोल्टेज और एसी करंट मिलके क्या बनेगा, एसी पावर बनेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि डीसी वोल्टेज से एसी करंट निकल जाए। डीसी वोल्टेज से डीसी करंट ही निकलेगी, एसी वोल्टेज है तो एसी करंट ही निकलेगी। दैट्स वाई यहाँ पर हम जो वोल्टेज या करंट के लिए डायग्राम बनाए हैं, जैसा वोल्टेज का होगा वैसे ही नेचर क्या होगा, करंट का होगा। मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो सकता है, फेज कम ज़्यादा हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। इसी का हम आगे एनालिसिस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। क्लियर है। हमारे इंडिया में जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन जो होता है साइनसॉइडल वेव में होता है। इस कारण हम अभी पढ़ते समय साइनसॉइडल वेव को ही पढ़ेंगे। आगे चल के 1-2 क्लास बाद मैं बाकी और भी वेव फॉर्म का एनालिसिस करवाऊंगा। क्लियर है। सो फॉर जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज स्मॉल v = होता है V max sin ओमेगा t ± अल्फा, एंड जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट I = होता है I max sin ओमेगा t ± अल्फा। क्लियर। यहाँ पर स्मॉल v या स्मॉल i इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। v है तो वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, I है तो करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। V max और I max मैक्सिमम वैल्यू है। V max मतलब वोल्टेज, I max मतलब करंट। ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा = होता है 2πf, जहाँ पर f क्या है, फ्रीक्वेंसी, और 1/f क्या होता है, टाइम पीरियड t। क्लियर। यहाँ पे जो अल्फा है ये इनिशियल फेज है, इनिशियल फेज। क्लियर है। t = 0 पे हम किसी वेव को चालू किए, हम किसी स्विच को ऑन किए, वेव चलना चालू हुआ। t = 0 पे मान लो ऐसा गया, ये इसका मैग्नीट्यूड है,
और ये क्या है, टाइम। इस टाइम टी पे इसकी जो वैल्यू होगी ये होगी अगर ये वोल्टेज है तो ये, अगर ये वोल्टेज के लिए है तो ये स्मॉल v होगी। तो इस टाइम t पर ये v की वैल्यू, इस टाइम पर इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, इस टाइम पर इसकी वैल्यू ये, इस टाइम पर इसकी वैल्यू ये। क्लियर? तो समय के साथ मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इसी कारण इसको बोलते हैं अपन अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर? जिसकी वैल्यू मैग्नीट्यूड समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है। t इज इक्वल टू 0 पे मैं स्विच को ऑन किया और जो कर्व है वो कैसे चालू हुआ, 0 से बढ़ना चालू हुआ। तो यहाँ पर इनिशियल फेज अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। t इज इक्वल टू 0 पे मैं स्विच को ऑन किया और वोल्टेज ऐसा बढ़ना चालू हुआ। जरूरी नहीं कि हर बार मैं ऑन करूं तो वोल्टेज 0 से ही चालू हो, मान लो ऐसा चालू हुआ। सो हम अब क्या करेंगे, इसको पीछे लाएंगे और ये जो डिस्टेंस दिख रहा है इसको थीटा के फॉर्म में निकालेंगे। ये पूरा एक साइकिल होता है 360। क्लियर है? क्योंकि इसका नियरेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट, नियरेस्ट 0 पॉइंट t इज इक्वल टू 0 के इतना पहले आया है, तो यहाँ अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस थीटा। कभी हम स्विच को ऑन किए और वोल्टेज ऐसा बढ़ना चालू हुआ, मतलब यहाँ पर इसका नियरेस्ट t इज इक्वल टू 0 से नियरेस्ट स्टार्टिंग 0 पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, इतना दूर। इस जो डिस्टेंस है ये पूरा कितना होता है, 360। 0 π/2, 0 π/2, फिर पाई, फिर यहाँ पर 2π ऐसा। तो ये जो डिस्टेंस है इसको मैं थीटा के फॉर्म में निकालूंगा और यहाँ पर इसका नियरेस्ट 0 t इज इक्वल टू 0 के इतने देर बाद आ रहा है, तो यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, -थीटा होगी। थीटा जो होता है, अल्फा जो होता है इनिशियल फेज, प्रारंभिक कला, हिंदी मीडियम में ऐसा बोलते हैं। क्लियर है? सो यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट V इज इक्वल टू वी मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा और I इज इक्वल टू आई मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा। यहाँ स्मॉल v या स्मॉल i इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, किसी प्रॉपर इंस्टेंट पे करंट या वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्षणिक वैल्यू। वी मैक्स और आई मैक्स मैक्सिमम वैल्यू है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा इज इक्वल टू 2π f फ्रीक्वेंसी, 1/f टाइम पीरियड t, अल्फा इनिशियल फेज। क्लियर? नाउ ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ये एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इसका मैग्नीट्यूड और टाइम के बीच हमने कर्व बनाया है। क्लियर है? t इज इक्वल टू 0 पे ये 0 से बढ़ना चालू हो रहा है, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। t इज इक्वल टू 0 पे 0 से बढ़ना चालू हुआ, मैक्सिमम तक गया, घट के 0 हुआ, फिर बढ़ना चालू हुआ अपोजिट डायरेक्शन में, जितना पॉजिटिव डायरेक्शन में गया उतनी निगेटिव डायरेक्शन में गया और घट के 0 हुआ। यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हो गया, साइकिल के बाद वही पाथ पे रिपीट होने लगा। क्लियर है? सो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल हो गया। एक साइकिल को कंप्लीट करने में जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड को किससे दिखाते हैं, t से, और 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी। कर्व जो मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करती है उसको हम, वोल्टेज है तो Vmax बोलते हैं, करंट है तो क्या बोलेंगे, Imax बोलेंगे। जितना ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जाता है उतना ही ये क्या होता है, निगेटिव डायरेक्शन में भी जाता है, तो यहाँ -Vmax। क्लियर है? अभी मैं आप लोग को बताया था जनरल इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट, तो इसका जनरल इक्वेशन V इज इक्वल टू, इसकी मैक्सिमम वैल्यू Vmax, Vm से दिखा दे रहा हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पे क्या है, 0 से चालू हो रहा है तो V इज इक्वल टू Vmax साइन ओमेगा टी। क्लियर है? यहाँ 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पाई, यहाँ पर 3π/2
और यहाँ पर 2 पाई। क्लियर है? ऐसे एक पूरा इसका साइकिल बनेगा। यहाँ पर हमको देखना है, अगर हमको 5 क्वांटिटी दिया हुआ है x1, x2, x3, x4, x5, अगर हमको इसका एवरेज निकालने बोलता है तो हम करते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 डिवाइडेड बाय 5, तो उसका एवरेज निकल जाता है। और अगर इसका कोई हमको RMS वैल्यू निकालने बोलता है, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू निकालने बोलता है, तो हम क्या करते हैं, उल्टा करते हैं, स्क्वायर करते हैं, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x4 स्क्वायर, x5 स्क्वायर, फिर सबका मीन निकालते हैं, डिवाइडेड बाय 5 किया, मीन आ गया, और फिर रूट ले लिया, तो इसकी क्या निकल गई, RMS वैल्यू निकल गई। ये तो अगर हमको वेरिएबल क्वांटिटीज दिया है तो उसका एवरेज और RMS निकालने का फार्मूला हो गया। लेकिन यहाँ पे देखेंगे t इज इक्वल टू ओमेगा टी इज इक्वल टू 0 से ओमेगा टी इज इक्वल टू पाई तक एक साइकिल में अगर हम यहाँ पर डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड और उनका क्या करेंगे, एवरेज निकालेंगे, तो जितना इसका कर्व का एरिया पॉजिटिव हाफ साइकिल में जा रहा है उतना ही कर्व का एरिया निगेटिव हाफ साइकिल में जा रहा है। दैट्स वाई एवरेज हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। इस कारण हम ऐसे वेव जिसमें पूरे एक साइकिल का एवरेज वैल्यू क्या आ रहा है, 0 आता है, तो उसमें एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हाफ साइकिल को कंसिडर करते हैं, क्लियर है? किसी भी फंक्शन का एवरेज वैल्यू निकालने का जो फार्मूला होता है, एवरेज वैल्यू निकालने का फार्मूला 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t f ऑफ t dt होता है। और किसी भी फंक्शन का RMS वैल्यू निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/t इंटीग्रेशन 0 से लेके t f स्क्वायर t dt और होल का अंडर। तो इससे हम किसी भी फंक्शन का एवरेज और RMS वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लियर है? एवरेज वैल्यू, द अरिथमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द वैल्यूज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी ओवर वन साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू, क्लियर? यहाँ पर अभी मैं बताया हमको इस साइनसोइडल वेव में एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए हम 0 से लेकर पाई तक जाएंगे, क्लियर है? सो हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन अभी एफ ऑफ थीटा ले रहे हैं, एफ ऑफ थीटा जो है दैट इज v जो है ये है Vm साइन, मैं यहाँ पर ओमेगा टी को थीटा ले रहा हूँ, ये थीटा हो, क्लियर? तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू का जो हमारा फार्मूला है, एवरेज वैल्यू हमको यहाँ से 0 से लेके पाई तक लेना है, तो 1/t, t की जगह आ जाएगा पाई, इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई Vm साइन थीटा और यहाँ पे d थीटा हो जाएगा, क्लियर? तो यहाँ पर Vm कांस्टेंट है, बाहर निकाल लिया, तो Vm बाय पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन थीटा d थीटा, ये हो जाएगा Vm बाय पाई साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा पाई और यहाँ 0। इसकी वैल्यू पुट करूँगा मैं, तो एवरेज वैल्यू जो आएगा Vm बाय पाई माइनस कॉस पाई प्लस कॉस 0, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा 2Vm बाय पाई। तो हमारा एवरेज वैल्यू जो आया वो कितना आया, 2Vm बाय पाई। यहाँ पे देखेंगे जो इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी वो यहाँ पे आ रही थी, ये हमारा Vmax था। अब हम इसका एवरेज निकालें तो वो यहाँ पे कहीं पे आया इसका एवरेज वैल्यू, यहाँ पे कहीं पे आएगा इसका एवरेज वैल्यू, इसको हम बोलेंगे V एवरेज। ये जो V एवरेज है, V एवरेज जो है ये कितना आ रहा है,
टू वी एम अपॉन पाई। क्लियर है सबको? नाउ द आर एम एस वैल्यू, द इफेक्टिव और आर एम एस वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करेंट इज दैट स्टडी करेंट और डीसी करेंट which when flowing through a given resistance for a given time produces the same amount of heat as produced by the alternating current flowing through the same resistance for the same time। इसका मतलब अगर मैं ये एक रेजिस्टेंस है, इसमें एक डीसी सप्लाई दिया है, ये रेजिस्टेंस R का जो टेम्परेचर है वो T1 से T2 हो गया। कितने समय में? T समय में। क्लियर? अब मैं उसी रेजिस्टेंस को एक AC सप्लाई दूंगा V वोल्ट F फ्रीक्वेंसी की, उतने ही टाइम के लिए दूंगा, और उतने ही टाइम में अगर इस रेजिस्टेंस का टेम्परेचर ही T1 से T2 तक बढ़ा देता है तो इस DC वोल्टेज को इस AC वोल्टेज का इक्विवेलेंट बोलेंगे, मतलब इफेक्टिव वैल्यू बोलेंगे। क्लियर है? हम किसी को भी बताते समय या कैलकुलेशन करते समय जो AC की वैल्यू लेते हैं वो ऑलवेज इफेक्टिव वैल्यू लेते हैं। अगर मैं किसी को बोलूँ हमारे घर में 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई आ रही है, 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई आ रही है, तो ये 230 वोल्ट कौन सी वैल्यू होती है? आरएमएस वैल्यू, इफेक्टिव वैल्यू। क्लियर है? तो किसी को बताते समय या कैलकुलेट करते समय, कैलकुलेशन में जो हम AC की जो वैल्यू लेते हैं वह ऑलवेज DC इक्विवेलेंट वैल्यू, दैट इज इफेक्टिव वैल्यू या बोलो आरएमएस वैल्यू लेते हैं। क्लियर सबको? अब हम इसका आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ थीटा दैट इज v स्मॉल v इज इक्वल टू वी एम साइन थीटा ले ली। आरएमएस वैल्यू का मैं आप लोगों को फार्मूला बताया हूँ। आरएमएस वैल्यू अंडर रूट लेंगे, यहाँ पर 0 से लेके पाई तक निकाल रहे हैं तो इसका टाइम पीरियड 1/पाई हो जाएगा। यहाँ पर इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई वी एम साइन थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा। क्लियर? अब यहाँ पर जो इसकी आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू, ये इसकी जो आरएमएस वैल्यू है वो हो जाएगा, यहाँ पर मैं इस Vm को बाहर निकाल ले रहा हूँ क्योंकि कांस्टेंट है, तो Vm का स्क्वायर अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं Vm का स्क्वायर पाई साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 डी थीटा। क्लियर है? यहाँ पर तो ये हो जाएगा अंडर रूट Vm का स्क्वायर, इस 2 को इधर ला दिया तो ये 2 पाई थीटा 0 से लेके पाई माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 0 से लेकर पाई तक इज इक्वल टू यहाँ पर Vm का अपॉन और √2 इंटू √पाई और यहाँ पर हो जाएगा अंडर रूट थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 और यहाँ पर वैल्यू 0 से पाई तक। इसकी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा Vm बाय √2 इंटू √पाई और ये आ जाएगा अंडर रूट
यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो पाई -0 प्लस 0 ये सब कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा Vm अपॉन √2 इंटू रूट पाई, और यहाँ बचा रूट पाई, ये रूट पाई कैंसिल, अंडर रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आएगा Vm बाय √2। क्लियर? सो जो हमारी RMS वैल्यू आएगी वो इफेक्टिव वैल्यू जो होगी वो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे आएगी, ऐसा। ये VRMS वैल्यू, ये जो VRMS वैल्यू होगा वो होगा Vm अपॉन √2। क्लियर? सो ये हमको मिला यहाँ पर फॉर वोल्टेज। अगर ये वोल्टेज के लिए है तो जो कर्व की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, Vmax होती है। उसके बाद VRMS होता है Vm बाय √2, दैट इज 0.707 टाइम्स ऑफ Vm या Vmax बोल सकते हो। देन थर्ड है यहाँ पर V एवरेज इज इक्वल टू 2 Vmax 2 Vm बाई पाई, 2 बाई पाई करेंगे तो ये आएगा 0.636 टाइम्स ऑफ Vmax के। सिमिलरली फॉर अगर यही डेरिवेशन हम करंट के लिए किए होते तो हमारी जो मैक्सिमम वैल्यू आती वो Imax आती। देन सेकेंड Imax बाय √2, दैट इज 0.707 टाइम्स ऑफ Imax की आ जाती। और जो थर्ड I एवरेज जो होता वो 2 Im बाय पाई, दैट इज 0.636 टाइम्स ऑफ Imax किया जाता। क्लियर है? वोल्टेज के लिए ये, करंट के लिए ऐसा। सो मैक्सिमम वैल्यू जो होती है वो Vmax, उसके बाद इफेक्टिव वैल्यू RMS वैल्यू, देन कौन सी वैल्यू होती है, एवरेज वैल्यू होती है। क्लियर है? अब हम इस साइनसोइडल वेव के लिए कुछ फैक्टर का एनालिसिस करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं फॉर्म फैक्टर, द रेशियो ऑफ RMS वैल्यू टू एवरेज वैल्यू। The ratio of RMS value to average value of any alternating quantity is known as form factor। क्या बोला? The ratio of RMS value to average value of any alternating quantity is known as form factor। Clear? RMS value that is 0.707 times of maximum value। अगर वोल्टेज है तो Vmax, करंट है तो Imax, और एवरेज वैल्यू 0.636 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू। वोल्टेज है तो Vmax, करंट है तो Imax, ये दोनों कैंसिल हो जाता है। और फॉर ए साइनसोइडल वेव जो फॉर्म फैक्टर की वैल्यू होती है 0.707 डिवाइडेड बाई 0.636, दैट इज 1.11 होती है। क्लियर? सेकेंड देखते हैं हम पीक फैक्टर। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम वैल्यू टू RMS वैल्यू ऑफ एनी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज नोन एज पीक फैक्टर। तो पीक फैक्टर हम निकालेंगे तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू की जगह तो मैक्सिमम वैल्यू ही आएगा, और RMS वैल्यू की जगह 0.707 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। करंट है तो Vmax, वोल्टेज है तो Vmax, करंट है तो Imax। यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, 1/0.707 करेंगे तो आएगा 1.414। क्लियर है? यहाँ थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अभी मैं आप लोग को बताया हम जनरेशन मतलब पावर को जनरेट करने के लिए, ट्रांसमिशन मतलब पावर को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसमिट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए,
और यूटिलाइजेशन मतलब पावर को यूज़ करने के लिए, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? साइनोसॉइडल एसी वेव का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? इसका मेन कारण ये है क्योंकि साइनोसॉइडल एसी वेव ही एक ऐसी वेव है जिसमें फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों की वैल्यू देखो 1 से क्या है? ज़्यादा है। फॉर्म फैक्टर और पीक फैक्टर दोनों की वैल्यू 1 से क्या है? ज़्यादा है। और दूसरा, इसका शेप क्या है? एक यूनिफॉर्म शेप है। फ्रीक्वेंसी क्या है? कांस्टेंट है। दैट्स वाई हम जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और यूटिलाइजेशन के लिए किसका यूज़ करते हैं? साइनोसॉइडल एसी वेव का यूज़ करते हैं। क्लियर है? फॉर्म फैक्टर, पीक फैक्टर के बाद हम देखते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर, पावर फैक्टर अपने इलेक्ट्रिकल में बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म है। क्लियर है? इसका सिंपल डेफिनेशन होता है द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ये हमारा वोल्टेज है V, ये हमारा वोल्टेज है V और ये हमारा करंट है I। ये वोल्टेज V और ये करंट I, और V और I के बीच जो एंगल बन रहा है इसको मैं बोल दिया पाई। तो हमारा पावर फैक्टर जो होगा कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, वोल्टेज और करंट के बीच जो एंगल बन रहा है उसका कॉस थीटा, दैट इज कॉस फाई। ये हमारा हो गया पावर फैक्टर। क्लियर? ये पावर फैक्टर की एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। क्लियर? अब देखेंगे मैं इस I को दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहा हूँ। इस I को दो पार्ट में रिजॉल्व किया तो ये जो बेस वाला हिस्सा आएगा, ये जो बेस वाला हिस्सा आएगा ये आएगा I cos फाई, और ये वाला जो हिस्सा आएगा वो आएगा I sin फाई। क्लियर है? अब मैं क्या किया, इसके तीनों साइड में V का मल्टीप्लाई कर दिया, V का मल्टीप्लाई कर दिया, V का मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो हमको क्या मिला? यहाँ पे मिला VI। इस VI को हम बोलते हैं अपरेंट पावर, अपरेंट पावर, या इसको हम बोलते हैं ग्रॉस पावर। इस VI cos थीटा को हम बोलते हैं एक्टिव पावर, एक्टिव पावर, और इस VI sin थीटा को हम बोलते हैं रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर। क्लियर? रिएक्टिव पावर। यहाँ पर V मतलब वोल्ट, I मतलब एम्पियर, तो इस अपरेंट पावर या ग्रॉस पावर का जो यूनिट होगा वोल्ट एम्पियर होगा, और किलो लगा दूंगा तो किलो वोल्ट एम्पियर। इस एक्टिव पावर का यूनिट होता है वाट, और किलो लगा दूंगा तो किलो वाट। इस रिएक्टिव पावर का यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, और किलो लगा दूंगा तो kVAR। क्लियर है? यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये ट्रायंगल बन रहा है, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, इसको मैं A, इसको B, इसको C ले लिया। क्लियर है? इलेक्ट्रिकल में केवल 3 ही पावर होता है, इलेक्ट्रिकल में केवल 3 ही पावर होता है। पहला एक्टिव पावर, वो पावर जो वर्क में कन्वर्ट होता है। एक्टिव पावर फार्मूला उसका होता है VI cos फाई, और यूनिट होता है वाट या किलोवाट। दूसरा पावर रिएक्टिव पावर, वो पावर जो लॉस हो जाता है, उसका फार्मूला है VI sin फाई, VI sin फाई, यूनिट इसका वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव या किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, kVAR। अपरेंट पावर या ग्रॉस पावर, इसका फार्मूला होता है V इंटू आई, यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर या किलो वोल्ट एम्पियर। तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल हमारे इलेक्ट्रिकल में जो 3 पावर होते हैं, इन तीनों पावर को के बीच रिलेशन बता रहा है। दैट्स वाई इसको हम बोलते हैं पावर ट्रायंगल, पावर ट्रायंगल।
क्या बोलते हैं इसको? पावर ट्रायंगल। अब क्या रिलेशन बन रहा है? पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं यहाँ पर कि एक्टिव पावर का स्क्वायर प्लस रिएक्टिव पावर का स्क्वायर इज इक्वल टू अपरेंट पावर का स्क्वायर। यहाँ पर एक्टिव पावर दैट इज किलोवाट का स्क्वायर, रिएक्टिव पावर दैट इज kVAR का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू किलोवाट इज इक्वल टू kVA का स्क्वायर। ये हमारा तीनों पावर के बीच रिलेशन आ गया। क्लियर है? यहाँ पर इस एक्टिव पावर को हम P से दिखाते हैं, रिएक्टिव पावर को हम Q से दिखाते हैं और इस अपरेंट पावर को हम S से दिखाते हैं। क्लियर है? मुझे प्यास लगी, मैंने पानी का ये एक बॉटल लिया। क्लियर है? खरीदा मार्केट से। इस पानी के बॉटल में मेरा रिक्वायरमेंट ये पानी है जिसको मुझे पीना है। तो एक्टिव पावर क्या हुआ इसके लिए? इसके अंदर भरा हुआ पानी, ये मेरे लिए एक्टिव पावर हुआ। ये जो प्लास्टिक की बोतल है इसलिए मेरे लिए यूजलेस है, मैं इसको पानी पीऊँगा और इसको फेंक दूंगा। तो ये कौन सा पावर हो गया? रिएक्टिव पावर हो गया। लेकिन मार्केट में जिस दुकान से मैं लिया हूँ उसने तो मुझे ये दोनों ही दिया और इन दोनों का ही पैसा लिया। क्लियर है? सो वो हो गया हमारा अपरेंट पावर। क्लियर है? सो रिक्वायरमेंट मेरी पानी है, तो पानी क्या है? एक्टिव पावर है। ये बॉटल क्या है? ये बॉटल रिएक्टिव पावर है और ये दोनों मिलके क्या बना? अपरेंट पावर या ग्रॉस पावर। क्लियर है? यहाँ पर ये तो पावर का हो गया। अब हम थोड़ा पावर फैक्टर वाले डेफिनेशंस पे एक बार और चलते हैं। यहाँ पे पावर फैक्टर का मैं जब स्टार्ट किया था तो डेफिनेशन जो चालू किया था वो था द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। पावर फैक्टर इज इक्वल टू कॉस पाई। इस पावर ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में क्या होगा? कॉस पाई। इस ट्रायंगल के रिस्पेक्ट में कॉस पाई बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना हुआ? एक्टिव पावर, एक्टिव पावर और ये हुआ अपरेंट पावर। तो जो पावर फैक्टर की एक्चुअल डेफिनेशन अब हमको बताना है या जिसका हम यूज़ करेंगे वो ये वाली होगी। द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ दैट सर्किट। क्या बताया? द रेशियो ऑफ एक्टिव पावर टू अपरेंट पावर ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट इज कॉल्ड पावर फैक्टर ऑफ दैट सर्किट। क्लियर? पावर फैक्टर के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सीखते हैं, लैग और लीड जानना। ये मैं 3 वेक्टर लिया, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी। वेक्टर ए से जो वेक्टर बी है वो मान लो θ1 डिग्री बना रहा है और वेक्टर ए से वेक्टर सी जो है ये मान लो θ2 डिग्री बना रहा है। 3 वेक्टर ए बी सी हैं जैसा यहाँ दिख रहा है। वेक्टर ए से वेक्टर बी जो है वो θ1 एंगल बना रहा है और वेक्टर ए से वेक्टर सी जो है वो θ2 एंगल बना रहा है। अगर मैं वेक्टर ए को रेफरेंस ले लूँ तो वेक्टर ए से जो वेक्टर बी है वो पॉजिटिव θ1 एंगल डिग्री बना रहा है, यहाँ से पॉजिटिव एंगल बना रहा है। और वेक्टर ए को रेफरेंस ले लूँ तो वेक्टर इससे रेफरेंस लिया हूँ तो वेक्टर सी जो है वो निगेटिव एंगल बना रहा है θ2 डिग्री। सो यहाँ पे ध्यान से समझना है, इस वेक्टर ए को मैं रेफरेंस लिया हूँ, इससे जो वेक्टर बी है वो पॉजिटिव एंगल बना रहा है, तो मैं बोलूँगा बी लीड्स ए बाय θ1 डिग्री। और इस वेक्टर ए से ये वेक्टर सी निगेटिव एंगल बना रहा है तो मैं बोलूँगा वेक्टर सी लैग्स मतलब पीछे चल रहा है, लैग्स ए बाय θ2 डिग्री। इस तरह हम किसी से भी किसी का लैग और लीड देख सकते हैं। अगर मैं सी को रेफरेंस ले लूँ तो सी से वेक्टर ए जो है, सी को मैं रेफरेंस लूँगा तो सी से वेक्टर ए क्या बनाएगा? पॉजिटिव एंगल बनाएगा। दैट्स वाई मैं क्या बोलूँगा? वेक्टर ए लीड्स
वेक्टर सी बाय एट एन एंगल थीटा 2 डिग्री। अगर मैं वेक्टर सी को रेफरेंस लिया और वेक्टर बी को देखूंगा तो वेक्टर सी से वेक्टर बी थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिग्री बना रहा है और दोनों एंगल क्या है, पॉजिटिव है। तो मैं बोलूँगा वेक्टर बी लीड्स वेक्टर सी बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिग्री। और अगर मैं बी को रेफरेंस ले लिया और सी को देखूंगा तो यहाँ से ये दोनों निगेटिव एंगल है, तो मैं बोलूँगा वेक्टर सी लैग्स वेक्टर बी बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिग्री। क्लियर है? इस तरह हम लैग और लीड को निकालते हैं।